एक गांव में त्रिभुवन नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, जो सत्संग और लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके अपना गुजारा कर रहे थे। ब्राह्मण के परिवार में उनकी एक पत्नी कल्याणी और उनकी बेटी और बेटे साथ में रहा करते थे। हमारी मुन्नी के विवाह की तारीख अब नजदीक आ रही है। आपके पास इसके विवाह के लिए धन की व्यवस्था है या नहीं? अरे कल्याणी, तुम तो सब कुछ जानती हो। मुझे पूजा पाठ और सत्संग में पैसे मिलते ही कितने हैं। जितने पैसे मुझे मिलते हैं उसमें तो बस हमारा घर ही चल रहा है, और इसी कारण मुन्नी के विवाह के लिए तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। हाँ जानती हूँ, पर हमें अपनी मुन्नी का विवाह भी तो करना है। तो क्यों ना आप अपने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लें और फिर थोड़ी थोड़ी करके उन्हें वापस कर देंगे। हाँ, तुमने सही कहा। मैं कल सवेरे जाकर साहूकार जी से बात करता हूँ, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। साहूकार जी बहुत ही दरिया दिल इंसान थे और स्वभाव से बहुत मजाकिया, और वह गांव वालों की मदद के लिए हमेशा आगे आते थे। अगले दिन ब्राह्मण और उनका बेटा विजय दोनों ही सेठ जी के घर पहुँचे। अरे त्रिभुवन नाथ जी, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? यह सब तो समय चक्र का खेल है सेठ जी। घर की स्थिति थोड़ी नाजुक है, इसलिए आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। अरे बिल्कुल ब्राह्मण देवता जी, आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। त्रिभुवन नाथ जी, आपकी जो भी धन की समस्या है उसे मैं जरूर पूरी करूंगा, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ सेठ जी, यदि मैं सक्षम रहूंगा तो जरूर ही आपकी शर्त पूरी करूंगा। बताइए क्या शर्त है आपकी? ठीक है, तो मैं आपको अपनी पहेली बताता हूँ जिसे आपको पूरा करना है। तो सुनिए। एक बार राजा साहब अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें एक पंछी की आवाज सुनाई दी, तो वह तुरंत ही खड़े हो गए और अपने सैनिक को बुलाया। जी महाराज, क्या हुआ? इतनी रात को आप उठकर क्यों खड़े हो गए? कुछ कारण है क्या? सेनापति जी, मुझे दक्षिण दिशा से एक अनोखे पंछी की आवाज सुनाई दी है, तो मेरी आज्ञा यह है कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाएं और उस पंछी को ढूंढ कर लेकर आएं। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजा साहब को पता नहीं क्या हुआ है, जो इतनी रात को मुझे उन्होंने एक पंछी ढूंढने के लिए भेज दिया है। अब मैं उस पंछी को कहाँ ढूंढूं? सेनापति जी पंछी की तलाश में घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव में एक पेड़ के पास दो लोग बैठे हुए दिखाई दिए। आप लोग कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वेशभूषा से आप सेनापति लग रहे हैं। हम लोग दूसरे गांव से आए हैं। एक लंबी बीमारी के चलते हमारा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उसे चुकाने के लिए हमें अपना सब कुछ बेचना पड़ा, और अब हम लोग सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं। पर ठहरने की कोई व्यवस्था न होने के कारण हम यहाँ विश्राम कर रहे हैं। सेनापति जी को उनकी बात सुनकर उन पर बहुत दया आई, इसलिए उन्होंने उनके रात काटने की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, और इसलिए वह राजा साहब का काम करना भूल गए। महाराज, जब मैं उस चिड़िया को ढूंढ रहा था तो मुझे दो लोग दिखाई दिए जो बहुत परेशान थे, और रात ज्यादा होने के कारण मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने उनके रहने की उचित व्यवस्था कराई, और इसी कारण मैं आपका कार्य करना भूल गया। तुम ये क्या कह रहे हो सेनापति जी? आपके राजा के द्वारा दिए गए आपने उस आदेश को पूरा नहीं किया और आप दूसरे कार्य में लग गए।
आपने अपने राजा का अपमान किया है, इसलिए हम आपको कारागार की सजा सुनाते हैं। और राजा साहब ने सेनापति जी को कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब महाराज सो रहे थे तब राजा साहब को फिर से उसी पंछी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज तो उसी पंछी की है जिसकी मैंने कल सुनी थी। आज मैं स्वयं ही इसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। और इस बार राजा साहब स्वयं ही उस पंछी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। राजा साहब को जंगल में 2 गुप्तचर मिल गए, तो राजा साहब पेड़ के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। हमें कुछ भी करके इस राज्य के गुप्त रास्तों का पता लगाना है, तभी हम विजयनगर के महाराज से उचित इनाम पा पाएंगे, समझे ना तुम? राजा साहब को जैसे ही यह पता चला कि यह दोनों गुप्तचर हैं और उनके राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, तो राजा साहब स्वयं ही उन पर टूट पड़े और उन दोनों का वध कर दिया। इसके बाद राजा साहब सीधे अपने राजमहल में आ गए और फिर कारागार में जाकर उन्होंने अपने सेनापति जी को मुक्त कर दिया। तो अब आपको यह बताना है ब्राह्मण देवता जी कि जब राजा साहब सेनापति को दंड दे चुके थे तो उन्होंने फिर उसे मुक्त क्यों किया? अरे हाँ सेठ जी, बिल्कुल, अभी बताता हूँ, तो सुनिए। राजा साहब जब कारागार में गए तो उन्होंने सेनापति जी से कहा, सेनापति जी आप निर्दोष हैं, मैं आपको मुक्त करता हूँ, क्योंकि कल मैं स्वयं ही उस चिड़िया को ढूंढने के लिए जंगल में गया था। पर तभी मुझे रास्ते में 2 गुप्तचर दिख गए जो हमारे राजमहल में घुसने का गुप्त रास्ते ढूंढ रहे थे और उन्हें विजयनगर के महाराज ने भेजा था। तब मैंने यह सुना तो मैंने उन दोनों का वध कर दिया। तब मुझे यह बात समझ में आई कि हमें परिस्थिति देखकर कार्य करना चाहिए और इसी कारण मैं उस चिड़िया को ढूंढना भूल गया और यही परिस्थिति तुम्हारे साथ भी आई थी, इसलिए तुम भी चिड़िया को नहीं ढूंढ पाए। जी जी ब्राह्मण देवता, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अच्छा बेटा विजय, जब तुम साथ में आई ही हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी भी परीक्षा ले लूं? हाँ सेठ जी, जरूर जरूर, आप मेरी भी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है बिरजू बेटा, तो सुनो। एक गांव में एक बहुत ही चतुर मुखिया रहा करता था, जो गांव वालों से हमेशा कुछ न कुछ पहेलियां पूछता ही रहता था। उसके घर में एक बिरजू नाम का लड़का काम करता था। एक बार मुखिया जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाही और उससे एक पहेली पूछी। अरे बेटा बिरजू, आज जब मैं सुबह सोकर उठा ना तो मेरे मन में एक पहेली घूम रही थी, और यदि तुम उस पहेली का मुझे उत्तर दे देते हो तो इस महीने मैं तुम्हें डबल पगार दूंगा। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, आप मुझे डबल पगार देंगे? ठीक है, पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए। तो ठीक है बिरजू, तुम मुझे 2 ऐसे आदमी लाकर दो जिनमें से एक ने कभी झूठ ना बोला हो और एक ने कभी सच ना बोला हो। सेठ जी की ऐसी पहेली सुनने के बाद बिरजू थोड़ा सा चकरा गया और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी पहेली समझ गया। आप मेरी 2 महीने की पगार तैयार रखिए, पर हाँ मुझे 1 दिन का समय चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा बिरजू, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ, तो कल हम लोग सवेरे यहीं आकर मिलेंगे, ठीक है? अगले दिन सुबह बिरजू एक गांव के आदमी को लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। अरे ये क्या बेटा बिरजू, मैंने तो तुम्हें 2 व्यक्ति लाने को कहा था, तुम तो एक ही लेकर आए हो। हाँ हाँ सेठ जी, आपकी पहेली के अनुसार दोनों खूबियाँ इसी एक व्यक्ति के अंदर है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। अरे बेटा बिरजू, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दोनों खूबियाँ एक ही आदमी के अंदर कैसे हो सकती हैं? इतनी कहानी कहकर सेठ जी चुप हो गए। अच्छा तो विजय बेटा, तुम बता सकते हो कि बिरजू मुखिया जी के पास एक ही व्यक्ति को ले जाकर अपनी बात पर क्यों अड़ा रहा?
हाँ हाँ सेठ जी, बहुत आसान है। बिरजू ने मुखिया जी से कहा, सेठ जी, आपकी पहेली के अनुसार आपको ऐसे दो व्यक्ति चाहिए थे जिनमें से एक ने कभी सच ना बोला हो और दूसरे ने कभी झूठ ना बोला हो। तो यह दोनों खूबी इसके अंदर है। अरे बेटा बिरजू, दोनों खूबियां एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकती हैं? तुम मुझे समझा सकते हो क्या? हाँ हाँ सेठ जी, बिल्कुल। यह जो आदमी आप देख रहे हो ना, यह जन्म से ही गूंगा है। तो इसने ना अभी तक सच बोला है और ना ही झूठ। अरे वाह वाह बिरजू बेटा, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अरे वाह बेटा विजय, तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी की ही तरह बुद्धिमान हो। तुमने इस पहेली का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ब्राह्मण देवता, आप और आपके बेटे दोनों ही बहुत ही बुद्धिमान हैं और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? अब कैसी शर्त है सेठ जी? ब्राह्मण देवता, मेरी एक सुकन्या है जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वर ढूंढ रहा था और आज आपके बेटे से मिलने के बाद मेरे उसके वर ढूंढने की प्रतीक्षा समाप्त हुई। यदि आप अपने बेटे का विवाह मेरी सुकन्या से कराते हैं तो मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? हमारा मेल नहीं हो सकता सेठ जी। आपकी राजकुमारी इस महल में रही है, वह मेरी कुटिया में कैसे रह सकती है? यह नहीं हो सकता सेठ जी। आप गलत कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। सबसे बड़ा धन बुद्धि होती है जो आपके बेटे में कूट कूट कर भरी है। मेरी सुकन्या आपके पास बहुत खुश रहेगी।